नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के औरंगाबाद जिले की, एक ऐसी जगह की कहानी जहां इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ सांस ले रहे हैं। ये एक ऐसे प्राचीन शहर के बदलाव की कहानी है जो अब अपनी एक नई पहचान बना रहा है। बिहार का चित्तौड़गढ़ अब सिर्फ प्राचीन लड़ाइयों का मैदान नहीं, बल्कि ये बिहार के लिए एक मॉडर्न एनर्जी से चलने वाला इंजन बन रहा है। देखिए, ये एक लाइन ना इस जिले के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बता देती है। लेकिन सवाल ये है कि इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते ही क्यों हैं? ये नाम मिला है यहाँ के राजपूत वंशों के सदियों पुराने गौरवशाली इतिहास और उनके जुझारूपन को। और आज यही जमीन अपनी उसी ऐतिहासिक ताकत को भविष्य की एनर्जी में बदल रही है। तो चलिए इस पूरे सफर को जरा और करीब से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी शानदार विरासत से, फिर देखेंगे कि आज ये जिला कैसा है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये एक एनर्जी हब कैसे बन रहा है, परंपरा और इंडस्ट्री यहाँ कैसे साथ साथ चल रही हैं, भविष्य की बुनियाद कैसे रखी जा रही है, और आखिर में हम देखेंगे कि औरंगाबाद आज किस मोड़ पर खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके इतिहास की गहराइयों में, जहां से औरंगाबाद का वो मजबूत चरित्र और जुझारूपन निकल कर आता है। तो जैसा हमने अभी बात की, औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी पहचान है। ये नाम यहाँ के सूर्यवंशी राजपूत वंश की मजबूत मौजूदगी और उनके कल्चरल और मिलिट्री रेजिस्टेंस के लंबे इतिहास को दिखाता है। आप कह सकते हैं कि वही ताकत और आज़ादी की भावना आज भी इस इलाके की मिट्टी में महसूस होती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सदियों के इतिहास को एक ही फ्रेम में ले आती है। मगध काल में ये बिंबिसार और अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। फिर सूर राजवंश के टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड पर एक बहुत ही जरूरी ठिकाना बन गया। और मजे की बात यह है कि ये ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी देश के सबसे अहम हाईवेज में से एक है। इसके बाद मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ भी यहाँ से आवाजें उठीं और फिर फाइनली 1973 में औरंगाबाद एक अलग जिले के तौर पर सामने आया। मतलब साफ है, इसकी अहमियत किसी भी दौर में कम नहीं हुई। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का औरंगाबाद कैसा है, और इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के डेमोग्राफिक से। अच्छा, 2011 सेंसस के ये आंकड़े हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। देखिए, आबादी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक चीज जो ध्यान खींचती है वो है लिटरेसी रेट। पुरुषों की साक्षरता दर 80% से ऊपर है, वहीं महिलाओं के 60% से भी कम। ये जो 20% से ज्यादा का गैप है ना, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि मौके तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और अब बात करते हैं यहाँ की जुबान की। ये स्लाइड जिले की सांस्कृतिक पहचान को दिखाती है। यहाँ करीब करीब 70% लोग मगही बोलते हैं। ये भाषा इस इलाके का ऐतिहासिक मगध रीजन से जो गहरा नाता है उसे जिंदा रखे हुए है। ये सिर्फ एक बोली नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी की खुशबू है। तो यहाँ से कहानी एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मोड़ लेती है। औरंगाबाद, जो अब तक एक कृषि पर निर्भर जिला था, अब वो एक जबरदस्त छलांग लगाकर देश के इंडस्ट्रियल मैप पर अपनी जगह बना रहा है। बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 4300 मेगावाट से भी ज्यादा। ये है नवीनगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बिजली पैदा करने की कैपेसिटी। अंदाजा लगाइए, ये इतनी बिजली है कि लाखों करोड़ों घर रोशन हो सकते हैं, हजारों फैक्ट्रियां चल सकती हैं। बस इसी एक नंबर से आप समझ सकते हैं कि औरंगाबाद आज देश के लिए कितना बड़ा एनर्जी हब बन चुका है। और ये कहानी सिर्फ औरंगाबाद की नहीं है। ये जिला अब इंडिया की ओवरऑल एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा बन गया है। एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ये जॉइंट वेंचर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पावर की कमी को पूरा करने के मिशन पर है। लेकिन इस बड़े इंडस्ट्रियल बूम के बीच एक सवाल उठता है, क्या औरंगाबाद अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ रहा है? हाँ, चलिए देखते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री और ट्रेडिशन कैसे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। तो एक तरफ तो है खेती, जो आज भी यहाँ की ज्यादातर आबादी की जिंदगी का आधार है। चावल, गेहूं, दालें यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और फिर दूसरी तरफ है यहाँ की कारीगरी, खासकर ओबरा ब्लॉक, जो अपने हाथ से बुने हुए कालीनों यानी दरी और ऊनी कंबलों के लिए मशहूर है। सदियों से ये हुनर यहाँ जिंदा है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक पुरानी कला नहीं रह गई है,
इसे बचाने और आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा कोशिशें हो रही हैं। 2024 में औरंगाबाद ओबरा कारपेट एंड दरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनी। इसका सीधा सा मकसद है कि लोकल बुनकरों को मार्केट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ताकि मशीन से बने सामान के इस दौर में भी उनका ये हुनर जिंदा रहे और फले फूले। तो जहां एक तरफ पारंपरिक कला को सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े उद्योगों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बियादा के ये रेट्स दिखाते हैं कि जिला नई इंडस्ट्री को बुलाने के लिए कितना तैयार है। अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी अच्छे रेट्स पर ज़मीन मिल रही है, जो नई कंपनियों को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भविष्य की नींव की। देखिए, किसी भी जगह के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होती है कनेक्टिविटी, और औरंगाबाद में इसी बुनियाद को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जरा सोचिए, 500 से भी ज्यादा नई सड़कें, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 2025 तक ये सड़कें दूर दराज के गांवों तक पहुंचेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गांव के बच्चों के लिए स्कूल पास होगा, मरीजों के लिए अस्पताल पास होगा और किसानों के लिए बाजार पास होगा, यानी बेहतर जिंदगी और बेहतर मौके। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, 35 से ज़्यादा नए पुल भी बनाए जा रहे हैं। ये पुल उन नदियों और नालों पर बनेंगे जो अब तक कई गांवों को बाकी दुनिया से काट देते थे। ये सच में एक गेम चेंजर है, जो न सिर्फ आने जाने को आसान बनाएगा बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें और पुल नहीं होता है ना। असली निवेश तो लोगों पर होता है, और यहाँ भी काम हो रहा है। हायर एजुकेशन के लिए 1943 का बना एस सिन्हा कॉलेज है, तो वहीं टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए सियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान भी हैं। हेल्थ केयर में भी सरकारी सदर अस्पताल के साथ साथ अब कई अच्छे प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आ गए हैं। तो ये सब देखकर हम एक बहुत अहम सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ ये जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और दूसरी तरफ जिले की अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? तो कुल मिलाकर औरंगाबाद के इस बदलाव के सफर को हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, बिहार के चित्तौड़गढ़ वाली अपनी ऐतिहासिक पहचान। दूसरा, इकोनॉमी का एक बड़ा टर्न लेकर देश का एनर्जी हब बनना। और तीसरा, रूरल कनेक्टिविटी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके भविष्य को मजबूत करना। ये एक तरह से एक पिछड़े कहे जाने वाले जिले के आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार मॉडल है। और आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जो सबसे अहम है। जैसे जैसे औरंगाबाद पूरे देश को रोशन कर रहा है, क्या वो अपनी उस पहचान, अपनी उन परंपराओं को बचा पाएगा जिन्होंने सदियों से इसे अपनी एक अलग पहचान दी है? इसी सवाल के जवाब में औरंगाबाद का भविष्य छिपा है।